चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसका के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक टॉपिक आता है। इनफैक्ट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था, चैप्टर नंबर 5 हम लोगों ने आपका स्टार्ट करा था। और चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या था हमारे पास? एक्विजिशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, किसका? इंफॉर्मेशन सिस्टम का। और कायदे से मैंने आपको बताया था यार, जो 3 नाम है ये तो बेसिकली 3 फेज़ हैं हमारे पास, 3 स्टेप्स हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाने के टाइम पर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अब बच्चा यहाँ पे ये समझ रहा है कि सर यहाँ पे चैप्टर का नाम 3 है तो क्या बाकी 5 के बारे में जानकारी हमें स्टडी नहीं करनी है? बेटा वो भी हमारे चैप्टर का पार्ट ही है। इसलिए मैंने कहा था कि आईसीआई वाले को थोड़ा सा चाहिए था कि इसका नाम रखते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। पर ठीक है, जीतेगा आईसीआई, हमें उसी की बात माननी है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस करा था कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कुल मिलाकर हमारे पास 8 स्टेजेस होती हैं: इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस, डिज़ाइन, एक्विजिशन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस। ठीक है बेटा, अब बारी बारी हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा। प्रीवियस क्लास में हमने सोनीपत का एग्जांपल लिया था, अब हमें डिस्कस करना है इंफॉर्मेशन सिस्टम को अगर हमें बनाना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम को अगर हमें क्रिएट करना है, तो स्वाभाविक सी बात है इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाने के लिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम को जब हम क्रिएट करेंगे तो हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो मैंने कहा भाई साहब कुल मिलाकर हमें ये 8 स्टेप्स आपके लेने पड़ेंगे, तब जाकर हमारे पास काम हमारे पास हो पाएगा। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। बारी बारी अब हम क्या करेंगे, इन 8 स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। फिलहाल सबसे पहली स्टेज आ रही है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन को टेक्निकली बेटा हम लोगों ने 5 पार्ट्स में तोड़ा गया है। इसको फर्दर हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और साथ में मेरे पास 5वां आ गया। सबसे पहला कह रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन करना पड़ेगा, प्रॉब्लम डेफिनेशन करना पड़ेगा। उसके बाद वी हैव टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट का क्लैरिफिकेशन करना पड़ेगा या प्रॉब्लम का डेफिनेशन करना पड़ेगा, फिर हमें इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना पड़ेगा, फिर हमें वायबल ऑप्शंस को स्टडी करना पड़ेगा। वायबल ऑप्शंस का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव्स। एक ही काम को करने के हमारे पास 50 ऑप्शंस होते हैं, 50 ऑप्शंस को हम लोगों ने वायबल ऑप्शंस का नाम दिया, 50 ऑप्शंस को हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी आ रही है, फिजिबिलिटी एनालिसिस आ रहा है। फिजिबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, किसी काम को करने की पॉसिबिलिटी, किसी काम को करने की संभवता। अगर आप कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, क्या वो टेक्निकली पॉसिबल है, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है, टेक्निकली, इकोनॉमिकली, ऑपरेशनली, लीगली, शेड्यूल वाइज, पॉलिटिकल वाइज, फाइनेंस वाइज, रिसोर्स वाइज, बिहेवियरल वाइज, क्या टेक्निकली वो चीज़ हमारी प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, उस चीज़ का हमें पता लगाना पड़ेगा। और लास्ट हमारे पास क्या है कि हमें रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी। किसको रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी? मैनेजमेंट को। और उस रिपोर्ट के अंदर हमें क्या डालना पड़ेगी, तरह तरह की रिकमेंडेशंस को डालना पड़ेगा। ठीक है जी। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे ये डिस्कस करा कि जब हम बातचीत करते हैं किसके बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो इन्वेस्टिगेशन को फर्दर हम लोगों ने 5 भागों में यहाँ पे तोड़ दिया, जिसमें एक का नाम मेरे पास आ रहा है प्रॉब्लम का डेफिनेशन, दूसरा नाम आ रहा है इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद तीसरा नाम आ रहा है वायबल ऑप्शन, चौथा नाम आ रहा है फिजिबिलिटी स्टडी और 5वां नाम आ रहा है रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट। अभी हम सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देंगे, इस टॉपिक पे ध्यान देंगे और साथ ही साथ मेजरली आपका इस टॉपिक पे ध्यान देंगे। बाकियों के बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, पर अभी जो हमारा ध्यान है पहले और चौथे टॉपिक के ऊपर हमारे पास आपका पहला ध्यान है, तो पहले हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैंने अभी तक क्या डिस्कस करा कि यार सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर कुल मिलाकर कितनी स्टेजेस होती हैं। तो हमने कहा भाई हमारे पास कुल मिलाकर 8 स्टेजेस यहाँ पर होती हैं। पहला नाम क्या था, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो गया, फिर हमारे पास एनालिसिस हो गया, डिज़ाइन हो गया, एक्विजिशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, टेस्टिंग हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया और साथ में मेंटेनेंस हो गया। इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे बेटा, उसको फर्दर हम लोगों ने 5 भागों में तोड़ दिया और 5 भागों में से सबसे पहले हम क्या पढ़ने जाएंगे, प्रॉब्लम का डेफिनेशन हो गया, रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन हो गया। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे आपकी फिजिबिलिटी स्टडी, और फिजिबिलिटी स्टडी भी हमारे पास तकरीबन 8-9 तरह की है। ठीक है जी, उन सब टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हमारे पास होता क्या है। राइट। जीवन में सबसे पहले क्या आती है, लाइफ में सबसे पहले समस्या आती है। समस्या को हमने क्या नाम दिया, प्रॉब्लम का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। लाइफ में हमेशा समस्या आती है, और समस्या किसको आती है भाई साहब, समस्या आती है हमारे पास लो लेवल मैनेजमेंट को।
हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है, जिसमें एक का नाम होता है लो लेवल मैनेजमेंट, एक का नाम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और एक का नाम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, जो लो लेवल कैटेगरी के लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा क्या मिलती है? सबसे ज़्यादा समस्याएं मिलती है काम करते समय। वो काफ़ी निराश महसूस करते हैं क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स मिलती हैं उनको। और जब इन लोगों को समस्याएं मिलती है तो ये सारी समस्याओं को उठाते हैं और सीधा किसके पास चले जाते हैं? सीधा आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास चले जाते हैं। ठीक है जी, ये सारी की सारी समस्याएं उठाते हैं, प्रॉब्लम्स उठाते हैं और सीधा कहाँ जाते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास चले जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या डिस्कस करा? मैंने यहाँ पे ये डिस्कस करा कि जीवन में सबसे पहले क्या आती है? प्रॉब्लम आती है। किसको प्रॉब्लम आती है बेटा? लो लेवल मैनेजमेंट को प्रॉब्लम आती है। और ये प्रॉब्लम लेके किसके पास जाते हैं? सीधा आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाते हैं। ठीक है जी। और टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है? एकदम से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाता है, कहता है ना भैया एकदम से तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? एफएस करूंगा। एफएस का मतलब क्या है? सबसे पहले मैं फिजिबिलिटी स्टडी करूंगा। क्या प्रैक्टिकली, क्या इकोनॉमिकली, क्या टेक्निकली, क्या लीगली, क्या पॉलिटिकली, ठीक है जी, क्या ये चीज़ प्रैक्टिकली आपकी पॉसिबल है कि नहीं है? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या बोला? मैंने कहा यार प्रॉब्लम आई, किसको आई? लो लेवल को आई। किसके पास चला गया? टॉप लेवल के पास चला गया। टॉप लेवल ने एकदम से यस नो नहीं करा, उसने सबसे पहले क्या करा? फिजिबिलिटी स्टडी करने के बारे में सोचा। फिजिबिलिटी स्टडी कितने तरह की है? मैंने कहा 8-9 तरह की है। वो 9 तरह के टॉपिक्स को वो स्टडी करेगा और 9 तरह के टॉपिक्स में हमें क्या मिलना चाहिए? पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। पॉजिटिव एनवायरनमेंट अगर मिलेगा तब जाकर वो सक्षम होगा, तब जाकर वो सक्षम होगा तब जाकर वो सक्षम होगा इस समस्या का समाधान निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं बोलूं फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है तो आप क्या बोलेंगे? हर काम को करने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे आपने कहा सर मैं बिजनेस करना चाहता हूं हवाई जहाज का, बट बेटा तेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो इकोनॉमिकल फिजिबल नहीं है तू। ठीक है, आपने कहा जी मैं ऑडिट करना चाहता हूं, मैं कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में ऑडिट करना चाहता हूं। आजकल बैंकिंग में सारा कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, पर आपको तो कैट के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक जो आपका है उसके बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है। आपके अकाउंट्स के टीचर ने भी गोलीबाजी करी जब आपको ग्रुप 1 का अकाउंट्स पढ़ाया था कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंदर। आपके ऑडिट के टीचर ने भी आपको गोलीबाजी करी, टेक्निकली आपको इम्प्लीमेंटेशन करना आता ही नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आप बैंकिंग के एनवायरनमेंट में ऑडिट करने जाएंगे और आप सोचें मैं मैनुअली ऑडिट कर लूँ तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो टेक्निकली वो चीज़ भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो यानी कहने का मतलब है कि फिजिबिलिटीज कितने तरह की होती हैं वो सारी की सारी बातें सुनेंगे। पर जब लो लेवल मैनेजमेंट अपनी समस्या को लेकर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाता है, जब लो लेवल मैनेजमेंट अपनी समस्याओं को लेकर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाता है तो इस प्रोसेस को टेक्निकल अंग्रेजी में हमने क्या नाम दिया? सीधा रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, या उसको दूसरे शब्दों में हमने क्या नाम दिया है? प्रॉब्लम डेफिनेशन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन से मेरा यहाँ पे क्या मतलब होता है? मैंने कहा प्रॉब्लम डेफिनेशन का मतलब यहाँ पे मेरे पास ये आ रहा है कि जब हमारा लो लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाएगा समस्या लेकर, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्या नाम दिया? रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन का नाम दिया हुआ है, या उसको टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया? प्रॉब्लम डेफिनेशन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो ही चुका होगा कि रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन से क्या मतलब है, प्रॉब्लम डेफिनेशन से क्या मतलब है। साफ कह रहा है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट करी जाती है MIS के पास। बच्चा कहता है MIS क्या होता है? मैंने कहा बेटा MIS होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नॉर्मली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका एक पिरामिड बना होता है जहाँ पे मल्टीपल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में जानकारी होती है। हालांकि आगे एक चैप्टर आएगा इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम पे, उसमें हम ये सारी बातें पढ़ेंगे। तो सबसे लोएस्ट लेवल पे होता है मेरे पास TPS नाम का इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर मेरे पास होता है MIS नाम का इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर मेरे पास होता है DSS नाम का इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर मेरे पास होता है EIS नाम का इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर मेरे पास होता है ES नाम का इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट हमारे पास क्या होगी? लो लेवल मैनेजमेंट हमारे पास किस लेवल पे आ गई? TPS के अंदर आ गई, और ये अपनी समस्या को किसको फॉरवर्ड करेगा? सीधा MIS को फॉरवर्ड करेगा। तो जब समस्याएं MIS के पास फॉरवर्ड कर दी जाती हैं एग्जामिनेशन करने के लिए, तो इस क्रिया को हम लोगों ने क्या नाम दिया? इस प्रोसेस को हम लोगों ने नाम दिया हुआ है प्रॉब्लम डेफिनेशन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है।
ठीक है बेटा, कि जब रिक्वेस्ट हमारी MIS के पास फॉरवर्ड कर दी जाती है, सबमिट कर दी जाती है, तो इस क्रिया को हमने क्या नाम दिया है, प्रॉब्लम डेफिनेशन या रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन का नाम आपका दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, प्रॉब्लम डेफिनेशन से हमारा यहाँ पे क्या लॉजिक है। चलो दूसरी बात मैंने क्या बोला कि जब रिक्वेस्ट मेरी किसके पास जाएगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाएगी या MIS के पास जाएगी, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कहेंगे कि भैया इससे पहले कि हम आपको आशीर्वाद दें, ठीक है, हम सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, फिजिबिलिटी को स्टडी करना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं यार मैं आपको। आपकी कंपनी के अंदर क्या चल रहा था, मैनुअली काम चल रहा था। अब अचानक आपकी कंपनी में काम बढ़ गया, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ गए, नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन बढ़ गई, तो आपको महसूस हुआ कि हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए, हमें सीधा कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। और कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यानी ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारी प्रीवियस प्रॉब्लम होगी। तो ये प्रॉब्लम हमने किसके पास लेके गए, हम सीधा आपके MIS के पास लेके गए कि जी हमें मैनुअली काम करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो काइंडली आप हमें एक नया इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, हमें एक नया इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड कर दीजिए या कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दीजिए ताकि हम बढ़िया तरीके से काम कर सकें। अब कंप्यूटर को लगाने का मतलब होता है भैया खर्चा करना। कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, नेटवर्किंग का एनवायरनमेंट चाहिए, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी चाहिए, पीयर टू पीयर नेटवर्क हमारे पास चाहिए, सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट हो, डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट हो, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट हो, DBMS नाम के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है, HDBMS करना है कि RDBMS करना है कि NDBMS करना है, स्टार नेटवर्क बनाना है, रिंग नेटवर्क बनाना है, मैश नेटवर्क बनाना है, बस नेटवर्क बनाना है, प्राइवेट नेटवर्क बनाना है, पब्लिक नेटवर्क बनाना है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाना है। किसका इस्तेमाल करना है, कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट के लिए हमें तार का इस्तेमाल करना है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इस्तेमाल करना है, ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल करना है, कोएक्सल का इस्तेमाल करना है, राउटर चाहिए, ब्रिज चाहिए, हब चाहिए, स्विच चाहिए, गेटवे चाहिए, रिपीटर चाहिए, मॉडम चाहिए, मल्टीप्लेक्सर चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए। अरे भाई कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में तो बहुत कुछ चाहिए होता है। हमें इंटरनेट का एनवायरनमेंट चाहिए, इंट्रानेट का एनवायरनमेंट चाहिए, एक्स्ट्रानेट का एनवायरनमेंट चाहिए। क्या चाहिए भाई, हमें किस तरह का माहौल लगाना पड़ेगा अपने इस नए इंफॉर्मेशन सिस्टम को, नए कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट को कवर करने के लिए। तो मल्टीपल तरह की बातों को सोचना पड़ेगा यार। पैसा के बारे में सोचना पड़ेगा, क्या हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो सारे के सारे कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में काम करवाएंगे। पता चला जी हमारे पास तो सारे वो सीए हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ITT करने के बाद भी वो बच्चे हमारे नालायक के नालायक ही हैं, क्योंकि ICA वालों ने ढंग से ITT की ट्रेनिंग दिया नहीं, ठीक है, और आपने सीखा नहीं। तो अब हमें स्टाफ को चेंज करना पड़ेगा या स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा, उसका खर्चा भी हमें बेयर करना पड़ेगा, बड़ी सारी बातें स्टडी करनी पड़ेगी बच्चों। तो कहने का मतलब यह है कि जब मैं ओल्ड सिस्टम को हटाना चाहता हूं न्यू सिस्टम से, तो न्यू सिस्टम क्या हमारी कंपनी वाले इंप्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, फीजिबिलिटी स्टडी करना पड़ेगा। और फीजिबिलिटी यहाँ पे कितने तरह की है, मेरे पास फीजिबिलिटी यहाँ पर आपकी 9 तरह की है। ठीक है, TOP टॉप हो गया मेरे पास, TOP टॉप हो गया, T मतलब टेक्निकल, O मतलब ऑपरेशनल, P मतलब पॉलिटिकल फीजिबिलिटी। FRS का नाम तो आपने दुनिया भर में सुना हुआ है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। FRS टॉप क्लास के FRS, हमारे पास टॉप क्लास के FRS हैं। ठीक है जी, टॉप क्लास के FRS। तो टॉप में मतलब टेक्निकल हो गया, ऑपरेशनल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, F मतलब फाइनेंस हो गया, रिसोर्स हो गया और शेड्यूल हो गया। और साथ में टॉप क्लास के FRS है हमारे पास जो कि इकोनॉमिकल भी हैं, लीगल भी हैं और जिनका बिहेवियर बड़ा अच्छा है, जिनका काम करने का बिहेवियर बड़ा अच्छा है। हमने कहा टॉप क्लास के FRS हैं जो कि इकोनॉमिकल भी हैं, सस्ते भी हैं, लीगली भी है, सरकार ने भी अलाउड कर रखे हैं और उनका बिहेवियर बड़ा अच्छा है काम करने का। तो शॉर्टकट आपने क्या याद कर लिया, टॉप क्लास का FRS इकोनॉमिकली, लीगली और बिहेवियरल वाइज बड़ा अच्छा है। तो ये हमारे पास आपके 9 तरह के नाम हो गए। 9 तरह के नाम को आप याद कर लीजिए और अब हमें बारी बारी डिस्कस करना है कि सारे टॉपिक्स हमारे पास क्या है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिबिलिटी स्टडी कितने तरह की होती है, या कोई 5 फिजिबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, या किसी पर्टिकुलर फिजिबिलिटी के बारे में आपसे जवाब सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हमें ये फिजिबिलिटी के बारे में स्टडी करना है। कितने तरह की फिजिबिलिटी है, 9 तरह की फिजिबिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है, राइट। आइए स्टडी करते हैं इसको।
तो सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, टेक्निकल फिजिबिलिटी आती है। टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए आपको इन्फॉर्मेशन सिस्टम लगाने की बात सोच रहे हैं, आप लो लेवल मैनेजमेंट है, आपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को बोला सर हमें इन्फॉर्मेशन सिस्टम लगा दो, ठीक है, हमें एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम लगा दो। और आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम हार्डवेयर नहीं होता, इन्फॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता। बताया था मैंने, इंडिया के नंबर 1 टीचर सॉफ्टवेयर कहते रहते हैं। वो हार्डवेयर भी होता है हमारे पास, वो सॉफ्टवेयर भी होता है, वो नेटवर्किंग का एनवायरनमेंट भी होता है, ठीक है। वहाँ पे DBMS का भी इस्तेमाल होता है, वहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल होता है, और वहाँ पे तरह तरह के यूजर्स का भी इस्तेमाल होता है। यानी हमें ये सारे की सारी चीज़ें इकट्ठी करेंगे तब जाके मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आएगा। उस कॉन्सेप्ट का नाम है मेरे पास दैट इज IS, और IS का मतलब मेरे पास क्या होता है, आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। IS का मतलब मेरे पास क्या होता है, दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो फाइनली महसूस करने वाली बात यहाँ पर ये आ रही है कि हमने क्या बोला कि हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मैनुअल सिस्टम को बंद करना है, कंप्यूटराइज सिस्टम लगाना है। तो वो साफ कह रहा है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को अपनी ज़िंदगी में लाने से पहले आप फिजिबिलिटी स्टडी को स्टडी कर लीजिए, फिजिबिलिटी स्टडी को एनालाइज कर लीजिए। और फिजिबिलिटी को एनालाइज करने का सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास कौन सा आ रहा है, टेक्निकल फिजिबिलिटी, ठीक है जी। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी की बात करूंगा तो मैंने कहा यार इट इज कंसर्न ओनली विद द हार्डवेयर, इट इज कंसर्न ओनली विद द सॉफ्टवेयर। ये हमारे हार्डवेयर से कंसर्न्ड है, ये हमारे सॉफ्टवेयर से कंसर्न्ड है। इट इज ओनली कंसर्न विद द हार्डवेयर, इट इज ओनली कंसर्न विद द सॉफ्टवेयर। रादर इट रेफर्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज, इट रेफर्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, ठीक है भैया। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, हल्का सा एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा लेमैन वे में एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने 12th क्लास करी, आप पापा के पास चले गए, पापा मेरे को ना क्या करने का, मेरे को CA करने का। आपके पिताजी ने कहा बच्चे तू CA क्यों करना चाहता है, तेरे को क्या परेशानी है, क्यों तकलीफ लेना चाहता है, क्यों जिंदगी हराम करना चाहता है, 5 साल खराब करेगा, 1500 रुपये का, 2000 रुपये का, 2500 रुपये का तेरे को स्टाइफंड मिलेगा, 12-12, 14-14 घंटे तू कंपनीज में लगा के काम करेगा, तेरे को आफत क्या आई है, मेरे से 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपये महीने की तनख्वाह ले ले और मेरे बिजनेस में आकर बैठ जा, CA को आग लगा दे, ठीक है। आपने कहा नहीं पापा मेरे को तो CA करना है। पापा ने कहा भैया पहले समस्या तो बता क्या दिक्कत है। आपने कहा पापा मेरे को पैसा चाहिए, मनी चाहिए, मनी मेरे पास नहीं रहता, कल को CA बनूंगा तो खूब पैसा कमाऊंगा। पापा ने कहा ठीक है बेटा कल से मेरे ऑफिस में आ जा, तेरे को मैं 50,000 रुपये महीने की तनख्वाह देता हूँ। आपने कहा नहीं पापा मेरे को ना रिस्पेक्ट चाहिए, मेरे को ना इज्जत चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरे को रिस्पेक्ट मिले, मैं चाहता हूँ मेरे को इज्जत मिले। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। आपके पिताजी ने आपको खींच के थप्पड़ लगाया और बोला इतना बड़ा तू बिना रिस्पेक्ट का ही हो गया है, बदतमीज इंसान कैसी बातें करता है। आपने समझाया नहीं पापा मैं चाहता हूं कि अगर मैं किसी कागज पे साइन कर दूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इग्नोर ना कर पाए, स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दे, सरकारें फॉलो करना स्टार्ट कर दे, बैंक वाले फॉलो करना स्टार्ट कर दे, मेरे क्लाइंट को लोन प्रोवाइड कर दें, ऑडिट रिपोर्ट पे मैं साइन करूं, शेयर होल्डर्स आंख बंद करके मेरी बातें मान ले, मेरे को अपने सिग्नेचर की ऐसी ताकत चाहिए। अब आप बताइए पिताजी क्या आपके सिग्नेचर की ऐसी ताकत है। पापा ने कहा नहीं बेटा मेरे तो सिग्नेचर की ऐसी ताकत नहीं है, मेरे सिग्नेचर की ताकत है वो भी बैंक में चलता है, वो भी जब मेरे खाते में पैसा होता है तो आपने कहा पापा समझ में आ गई बात, मेरे को पैसा भी चाहिए और साथ में पावर भी चाहिए, मेरे को अपने सिग्नेचर की वैल्यू चाहिए, सिग्नेचर की ताकत चाहिए और मेरे सिग्नेचर से बड़ी बड़ी कंपनियां हिल जाएं, बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हिल जाएं, मेरे को ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए। तो पापा मेरे को CA करने के बारे में, CA करने का आशीर्वाद दीजिए। तो आपके पिताजी ने कहा ना बेटा मैं CA करने का आशीर्वाद अभी तो नहीं दूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं फिजिबिलिटी स्टडी करूंगा। ध्यान से सुनना बेटा, अभी मैं आपको नॉन टेक्निकल सेंस में बता रहा हूं, फिर मैं आपको टेक्निकल अंदाज में बताऊंगा। आपके पिताजी ने कहा बेटा सबसे पहले मेरे को फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ेगी। तो पापा ने सबसे पहले कौन सी फिजिबिलिटी स्टडी करी, टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी करी। टेक्निकल का मतलब क्या होता है। पापा ने कहा मार्केट में क्या हार्डवेयर अवेलेबल है, मार्केट में क्या सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आपने कहा पापा इससे क्या मतलब है। पापा ने कहा बेटा क्या बाजार में टीचर्स अवेलेबल हैं, क्या बाजार में टीचर्स अवेलेबल हैं, पढ़ाने वाले टीचर अवेलेबल है, क्या बाजार में किताबें अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं है कि CA के बच्चों के एग्जाम पहले आ जाते हैं, किताब बाद में छपती है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है कि बच्चों के पेपर पहले हो जाते हैं और एग्जाम की किताबें बाद में आती हैं। आपने कहा सर कैसी पापा कैसी बेकार की बात कर रहे हो, बाजार में इतने सारे टीचर्स हैं जितने स्टूडेंट्स नहीं हैं।
है ना, इतने सारे टीचर्स हैं जितने स्टूडेंट्स नहीं हैं, और साथ ही साथ क्या कहते हैं, बड़ी सारी बाजार में हमारे पास किताबें भी उपलब्ध हैं। ठीक है बेटा, बस 2 मिनट बेटा मैं होल्ड कर रहा हूँ, जरा वेट करना। चलिए, तो आपके पिताजी ने कहा बेटा क्या बाजार में टीचर अवेलेबल है, क्या बाजार में किताबें अवेलेबल है। आपने संतुष्टि प्रोवाइड करी कि इस पापा टीचर्स तो बच्चों से ज़्यादा अवेलेबल हैं और किताबें भी खूब सारी अवेलेबल है। आज तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है मार्केट में कि बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें ना मिलें। तो पापा ने कहा ठीक है बेटा, पॉजिटिव साइन आ गया, पर आशीर्वाद अभी भी नहीं दूंगा। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें और बड़ी सारी फिजिबिलिटी को स्टडी करना पड़ेगा। तो पहली फिजिबिलिटी पापा ने कौन सी स्टडी कर ली बेटा, टेक्निकल, जहाँ पे किसके बारे में सोचा हम लोगों ने, जहाँ पे हम लोगों ने हार्डवेयर के बारे में सोचा और जहाँ पे हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के बारे में सोचा। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमारे पास कौन सा टॉपिक आता है, उसके बाद टॉपिक आता है मेरे पास ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। पापा ने कहा बेटा तू सीए करने के बारे में सोच रहा है, सीए करना कोई लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट है या शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट है। आपने कहा पापा क्या मतलब है। पापा ने ये बोला बेटा सीए कर रहा है तू, कल को सीए बन जाएगा तो तेरा फ्यूचर जो है वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। पापा ने कहा सीए करने के बाद कितना कमा लेगा। हमने कहा स्टार्टिंग तनख्वाह 25,000 30,000 रुपये का लग जाएगा। पापा ने कहा इससे बढ़िया तो कॉल सेंटर है, 30,000 रुपये की तनख्वाह, 35,000 रुपये की तनख्वाह तो कॉल सेंटर वाला भी दे देगा। उल्टा गाड़ी लेने आएगी, छोड़ने जाएगी, खाना भी मिलेगा फ्री में, सैटरडे दारू की बोतलें भी मिलेंगी, 2-4 दारू की बोतलें मेरे लिए भी ले आई हो। तो कॉल सेंटर तो ज़्यादा बढ़िया है सीए करने से अच्छा। तो पर आपने कहा नहीं पापा, कॉल सेंटर करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट नहीं है, वो बल्कि शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट है, क्योंकि कॉल सेंटर में 6 महीने के बाद बंदा बीमार पड़ जाता है, रात को जागता है, दिन में सोता है, दिमाग का दही हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, डिप्रेशन का मरीज हो जाता है, कानों में सुनना बंद हो जाता है क्योंकि 24 घंटे हेडफोन लगा होता है, कान खराब हो जाते हैं और बीपी का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि कस्टमर गालियां देता है और हमें गाली अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता है। हम गुस्सा कर नहीं सकते क्योंकि जब हम गुस्सा करेंगे तो हमें कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आपने कहा पापा सीए में कमाई बच्ची है, थोड़ी स्लो कमाई है पर लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट है। एक बार मैं सीए बन गया तो मेरी 7 पुश्ते भी आगे अनपढ़ पैदा हो जाएं, कोई गम नहीं है, इतना पैसा मैं कमा लूंगा। इसलिए ऑपरेशनल फिजिबिलिटी भी सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। ठीक है जी। उसके बाद पापा ने कहा ठीक है भैया, नेक्स्ट चीज बता दे, पॉलिटिकल फिजिबिलिटी। पॉलिटिकल फिजिबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, इट रेफर्स टू द सेटिस्फैक्शन लेवल, इट रेफर्स टू द सेटिस्फैक्शन लेवल of staff members and management। हमने कहा पॉलिटिकल फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ स्टाफ मेंबर्स एंड मैनेजमेंट। हमने कहा ये क्या चीज़ है। पापा ने कहा बेटा कल को तू सीए करेगा तो क्या तेरे मम्मी खुश हैं, तेरी मम्मी नाराज हैं तेरे से क्योंकि तू मम्मी का हाथ नहीं बटा पाता, तेरे पापा नाराज हैं क्योंकि बेटा तू बिजनेस में नहीं आके सपोर्ट कर पाता, तेरा छोटा भाई नाराज है तेरे से क्योंकि दुष्कर्म तूने करे सीए करने के और केबल टीवी बेचारे का बंद करवा दिया आपने, है ना।
और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे खुश नहीं है, गर्लफ्रेंड वैलेंटाइन डे वाले दिन आपसे कहती है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज के दिन तो आ जाओ, आप कहते हो नहीं जी आज भी आशीष कालरा सर ने बुला रखा है, एक्स्ट्रा क्लास लगा रखी है, 8-8 घंटे की क्लासेस लगा रखी हैं। तो यानी आपकी मम्मी आपसे नाराज़ है, आपके पिताजी आपके से नाराज़ हैं, आपका भाई आपसे नाराज़ है, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे नाराज़ है, तो भैया कौन खुश है? तुम सीए कर रहे हो, तुम्हारी सीए करने से कौन खुश है? कोई खुश नहीं है। आपने पिताजी को समझाया, पिताजी 4-5 साल की बात है, 4-5 साल तक आप झेल लीजिए, उसके बाद मैं क्या मेरे बच्चे भी आपकी गोदी में खेला करेंगे, तो काइंडली आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए सीए करने का। तो फाइनली पॉलिटिकल फिजिबिलिटी भी आपकी यहाँ पे सेटिस्फाइड होगी। ठीक है बेटा। ऐसी हमारे पास इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी आती है। पापा ने कहा भाई इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी क्या है, डेवलपमेंट कॉस्ट क्या रहेगी, ऑपरेशनल कॉस्ट क्या रहेगी, इंटेंजिबल कॉस्ट क्या रहेगी। इनफैक्ट इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी को टेक्निकली 2 पार्ट्स में तोड़ा गया होता है, डेवलपमेंट कॉस्ट हो गया, ऑपरेशनल कॉस्ट हो गया, इंटेंजिबल कॉस्ट हो गया। इसको 3 भागों में तोड़ा गया है, डेवलपमेंट, ऑपरेशनल, इंटेंजिबल। फिलहाल आगे पढ़ेंगे इससे हमारा यहाँ पे क्या मतलब होता है। डेवलपमेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट से मेरा यहाँ क्या मतलब है, पापा ने कहा बेटा तेरे को दुनिया को कहने के लिए कि मेरा बच्चा सीए कर रहा है कितना पैसे जमा करवाना पड़ेगा। आपने कहा मात्र 5500 6000 रुपये जमा करवाना पड़ेगा आईसीआई के पास, और 6000 रुपये जमा करवाने के बाद आप दुनिया वाले लोगों को बोल सकते हैं कि मेरा बच्चा सीए कर रहा है। पापा ने कहा बेटा ऑपरेशनल कॉस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे। पापा ये क्या होती है? अरे दिल्ली जाएगा, हॉस्टल में रहेगा, गंदा खाना खाएगा, जॉन्डिस होगा, बीमार पड़ेगा, दिल्ली जाएगा, लड़कियां देखेगा, दिल फेंकेगा, लड़कियों पे खर्चा करेगा, दिल्ली जाएगा, ट्यूशन्स लगाएगा, ट्यूशन की फीस देगा, दिल्ली जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बियर करेगा, दिल्ली जाएगा, खाने पीने का खर्चा करेगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा। तो ये सारा खर्चा हमारे पास कौन सा हो गया बेटा? ऑपरेशनल खर्चा हो गया हमारे पास। पापा ने कहा ऑपरेशनल खर्चे के बारे में भी तो बता भाई। 5 साल तेरे को दिल्ली में रहना है, 5 साल में तू करेगा क्या? और स्टाइफंड के तो बहुत बुरे हालत होते हैं, 1500 2000 2500 रुपये मिलते हैं, है ना। उससे तो भैया और 4-5 हज़ार रुपये डाल के तेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पूरा होगा। तो मेरे को ये बताओ ऑपरेशनल कॉस्ट का क्या हिसाब किताब है। आपने कहा ऑपरेशनल कॉस्ट कोई ज़्यादा नहीं है हमारे पास, सीए में 5-6 लाख रुपए होगी, जो कि मेडिकल लाइन के मुकाबले में काफ़ी सस्ती है, आईएएस के मुकाबले में काफ़ी सस्ती है, इंजीनियरिंग के मुकाबले में काफ़ी सस्ती है। तो आपने पापा को ऐसे भी कन्विंस कर लिया। फिर पापा ने कहा बेटा एक बात बता, इंटेंजिबल कॉस्ट मेरे पास कौन सी होती है? इंटेंजिबल कॉस्ट नाम आपने सुना होगा, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं, कॉस्टिंग में आपने पढ़ा भी होगा, है ना। पैसे का ना आना भी पैसे का जाना होता है, पैसे का ना आना भी पैसे का जाना होता है ना। जिसको रेलिवेंट कॉस्टिंग पढ़ते हैं आप सीए फाइनल के अंदर, पैसे का ना आना भी पैसे का जाना होता है, उसको हमने इंटेंजिबल कॉस्टिंग का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जो संजय अग्रवाल सर को बड़ा अच्छा आता है। रेलिवेंट कॉस्टिंग सर का फेवरेट टॉपिक है, बच्चों को बार बार यही पढ़ाते रहते हैं वो। तो पैसे का ना आना भी पैसे का जाना होता है, तो ये इंटेंजिबल कॉस्ट है। इससे क्या मतलब है? पापा ने कहा बेटा सीए करने में कितना समय लगेगा? आपने कहा जी 5 साल का समय लगेगा। पापा ने कहा कॉल सेंटर में जॉब करता बेशरम इंसान, तेरे को 30,000 रुपये की तनख्वाह मिल जाती, और 1 साल में 12 महीने होते हैं हमारे पास, है ना। यानी कहने का मतलब है 30,000 हो इंटू 12 हमारे पास कितने हो गए? 3,60,000 हो गए। 3,60,000 इंटू 5 साल हमारे पास कितने हो गए? ये तो बड़े सारे पैसे हो गए, तकरीबन 18 लाख रुपए हमारे पास हो गए। तो पापा ने कहा बेटा तूने ये 18 लाख रुपये बर्बाद कर दिए सीए करने के चक्कर में। अगर आज तू सीए ना कर रहा होता तो अल्टीमेटली 5 साल के अंदर 18 लाख रुपए इकट्ठा कर लेता, और हर साल 10% तनख्वाह भी बढ़ती, तो ये तो 21 लाख 20 लाख तक 25 लाख तक पहुंच जाता। तो यानी तूने 25 लाख रुपए गवा दिए केवल सीए करने के चक्कर में। और इस चीज को हम लोगों ने क्या नाम दिया? इंटेंजिबल कॉस्ट का नाम दिया, जिसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। पैसे का ना आना भी पैसे का जाना होता है। वहीं बैठे बैठे बोलो, पैसे का ना आना भी पैसे का जाना होता है। साथ में हमने क्या बोला? 6 लाख रुपए हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट में लग गया, और हमने कहा भी 6,500 रुपये हमारे पास आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट में लग गया, यानी 31,06,500 रुपये हमारे सीए करने में खर्चा आएगा। और ये हमारे पास इकोनॉमिकल कॉस्टिंग। अब पापा ने कहा भाई इतना हम खर्च पाएंगे? तो आपने कहा पापा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, 25 लाख तो वो पैसा है जो हमें जेब से खर्चा नहीं करना है, और 6 लाख रुपये 6.5 लाख रुपये आपका खर्च आएगा सीए करने में। लोग एमबीए करने में 17-17 लाख रुपए लगा देते हैं, उसके बाद घर घर जाके साबुन ही बेचते हैं। तो लोग डॉक्टर बनने में 1-1 करोड़ रुपए लगा देते हैं, उसके बाद वो दांतों के डॉक्टर ही बन पाते हैं।
तो इससे बढ़िया तो सीए करने की लाइन सबसे बेस्ट लाइन होती है। तो हमारे हिसाब से तो इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी भी मैच करती है। तो पापा ने कहा ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तूने टेक्निकल फिजिबिलिटी का टेस्ट भी पास कर लिया, ऑपरेशनल का भी पास कर लिया, पॉलिटिकल का भी पास कर लिया, और साथ में तूने इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी का टेस्ट भी पास कर लिया। ठीक है बच्चे। अब पापा ने कहा एक बात बता, शेड्यूल फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? शेड्यूल फिजिबिलिटी का मतलब होता है आपका लॉ वैलिडिटी। इट रेफर्स टू लॉ वैलिडिटी, क्या कानून के हिसाब, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, शेड्यूल फिजिबिलिटी का मतलब होता है हमारे पास टाइम पीरियड। शेड्यूल फिजिबिलिटी का मतलब हो गया बेटा मेरे पास क्या, डेट इज टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड से यहाँ पे क्या मतलब है? पापा ने कहा बेटा सीए करने में कितना समय लगेगा? हमने कहा जी कम से कम 5 साल। पापा ने कहा मैक्सिमम कितना? सर वो तो पता ही नहीं। पापा वो तो पता ही नहीं, आने का पता है, जाने का पता नहीं है, वो तुम्हारी श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि हम कितने टाइम पे पास होंगे। उस चीज को हमने क्या नाम दिया? सीए, अपना शेड्यूल फिजिबिलिटी का नाम दिया। अब कुछ लोग सीए करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो कहते हैं बेवकूफपंती है सीए करना यार, इससे बढ़िया तो हम क्या करेंगे, आपका एमबीए का कोर्स करेंगे 2 साल का, और साथ में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेंगे, या एमबीए का कोर्स कर लेंगे फाइनेंस में, साथ में ईआरपी का कोर्स कर लेंगे, सीए से कहीं गुना ज्यादा कमाएंगे। हम 2 साल में एमबीए कर लेंगे, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस ले लेंगे, एक सीए से कहीं ज्यादा महान बन जाएंगे। कुछ लोगों का सोचना ऐसा है, इसलिए वो सीए करते नहीं है। सीए वाला बच्चा कहता है नहीं भैया मैं तो सीए करूंगा, 12वीं के बाद ही सीए स्टार्ट हो जाएगी, ग्रेजुएशन के 3 साल हो गए प्लस 2 साल हो गए, 22 साल की उम्र में मेरा नाम टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाएगा, तो मेरे को तो बढ़िया लगता है। बच्चे कहते हैं यार सीए में घुस जाओ, निकलने का पता नहीं होता, किसी के पिताजी हमें रोक नहीं सकते हैं, तो बच्चे बड़े खुश रहते हैं, आजाद हैं भैया, जब हमारा मन करेगा तब हम सीए बनेंगे। तो किसी के लिए अच्छी बात है, किसी के लिए गंदी बात है। जो अच्छा है वो आप लोग हैं, इसलिए आप बैठ के लेक्चर सुन रहे हैं और आप सीए कर रहे हैं, और जो कहते हैं गंदी बात है वो सारे एमबीए कर रहे हैं। तो शेड्यूल फिजिबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इट रेफर्स टू द टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड को रेफर करता है। किसी तरीके से आपने पापा को मना लिया टाइम के हिसाब से भी। अगली चीज बेटा हमारे पास क्या आती है, लीगल फिजिबिलिटी आती है। लीगल फिजिबिलिटी से हमारा क्या मतलब है, इसका मतलब था, जहां पे मेरी जुबान लड़खड़ा गई थी, इट रेफर्स टू द लॉ वैलिडिटी। लॉ वैलिडिटी के वो रेफर करता है हमारे पास। अब लॉ वैलिडिटी से यहाँ पे क्या मतलब है, लॉ वैलिडिटी का मतलब हो गया हमारे पास कि क्या कानून इस काम को सही मानता है, गलत मानता है। हमने कहा पापा कैसी बातें करते हो यार, सीए तो बड़ी लीगलाइज डिग्री है, इसमें तो दुनिया भर के एक्ट पास हैं। पापा ने कहा बेटा लीगल तो हमारी दुकान भी थी जो रोड के ऊपर थी, 100 फीट की रोड पे हमारे पे दुकान थी, कांग्रेस नाम की सरकार आई थी, उसने सीलिंग वाला कॉन्सेप्ट डाल दिया था, और हमारी जो कमर्शियल दुकानें थी उन सबको सील कर दिया, और हमारी जगह खराब कर दी, बर्बाद कर दी। हमारे पूर्वजों ने सीलिंग वाला मुद्दा कभी लाइफ में नहीं देखा था, इस सरकार ने हमें दिखा दिया, और अच्छा वाला व्यापारी आदमी को आतंकवादी घोषित कर दिया गया कि भैया जैसे वो बिजनेस नहीं कर रहा, लोगों का पेट काट रहा हो, या लोगों की जिंदगियां खराब कर रहा हो, या नशा बेच रहा हो। तो फिलहाल बाद में वो रेक्टिफाई कर दिया गया कन्वर्जन चार्जेस के द्वारा, वो चालाकियां होती हैं जो लोगों ने फॉलो करी। फिलहाल देखने वाली बात यहाँ पे ये आती है इस एनवायरमेंट के अंदर कि क्या सीए हमारा लीगलाइज्ड है कि इलीगल है। कल को जैसे 500 रुपए के नोट बंद कर दिए, 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए, कल को पता लगा सीए को भी तिहाड़ जेल में बंद करा जा रहा है ना, क्योंकि मोदी सरकार कह रही है कि जितना भी ब्लैक मनी का योगदान है वो सीए के द्वारा करा जा रहा है। सीए की भागीदारी बड़ी ज्यादा होती है ब्लैक मनी को कन्वर्ट करने में, और ये देश की तरक्की के लिए हानिकारक है। तो जहां सीए मिले पकड़ के तिहाड़ जेल में डाल दो, ऐसा कोई लॉ, ऐसा कोई कानून ना आ जाए। हमने कहा नहीं पापा, इनकम टैक्स एक्ट पास है, कंपनी एक्ट पास है, पार्टनरशिप एक्ट पास है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास है, एक्साइज है, कस्टम है, फाइनेंस एक्ट पास है, दुनिया भर के एक्ट पास हो गए पापा जी। तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। सीए हर एंगल से लीगलाइज था, लीगलाइज है और लीगलाइज रहेगा। आप बेचिंत हो गए, सो जाइए, टेंशन मत लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सिंपल भाषा में मैंने तुम्हें ये समझाया कि फिजिबिलिटी स्टडी होता क्या है। फिजिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी काम को करने से पहले सोचना पड़ता है क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है, ऑपरेशनली पॉसिबल है, पॉलिटिकली पॉसिबल है, शेड्यूल वाइज पॉसिबल है, इकोनॉमिकल पॉसिबल है, लीगलाइज पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है। कल को आपने पापा को बोला पापा मैं स्मगलिंग करना चाहता हूं, और स्मगलिंग करना चाहते हो तो लीगल फिजिबिलिटी अलाउड नहीं करेगी, वहां पे पॉलिटिकल फिजिबिलिटी भी आपको अलाउड नहीं करेगी। आपके पापा मम्मी, घर वाले, रिश्तेदार, सोसाइटी वाले आपसे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो पॉलिटिकली भी फेल है और लीगली भी आपके लिए फेल है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो यानी ये सारी बातें हमें स्टडी करना पड़ता है। बाकी रहा फाइनेंस के बारे में, रिसोर्स के बारे में, बिहेवियर के बारे में, उसको हम टेक्निकल स्टडी करेंगे। फिलहाल टेक्निकली तो हम बाकी चीजों को भी स्टडी करेंगे।
तो मैंने आपको पहले लेमैन की बच्चों वाली भाषा में इंफॉर्मेशन दे दिया कि फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है, और शॉर्टकट क्या था मेरे पास, टॉप एफआरएस, टॉप क्लास की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो इकोनॉमिकल भी है, लीगलाइज भी है और जिसका बिहेवियर भी अच्छा है। तो ऐसे करके आप नाम याद कर लीजिए। ठीक है बेटा। आइए स्टडी करते हैं कि टेक्निकल फिजिबिलिटी हमारे पास क्या होती है। अब हम बच्चों वाली बातें नहीं करेंगे, टेक्निकल बातें करेंगे। हमें क्या क्रिएट करना है, हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है। इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, हार्डवेयर चाहिए होता है। हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो हार्डवेयर की भी रिक्वायरमेंट है, कायदे से हमारे पास सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट है। तो ये जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है, बेसिकली इट इज कंसर्न्ड विद द अवेलेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस। I repeat once again, it is concerned with the availability of hardware and software resources। उसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया, टेक्निकल फिजिबिलिटी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हार्डवेयर से कंसर्न है, हमारे सॉफ्टवेयर से कंसर्न है। ठीक है भैया। एनालिस्ट नाम का आदमी डिसाइड करता है कि जो हमारा न्यू सिस्टम है क्या वो पुरानी टेक्नोलॉजी में फिजिबल है या नहीं है। ये एनालिस्ट कौन होता है बेटा, देखो हमारे पास ना कंप्यूटर के एनवायरनमेंट में बड़े सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं, जिसको टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया बेटा, यूजर्स का नाम दिया। ये नाम आप याद कर लेना, ये जानकारी आपको बड़ी जगह काम आएगी। जिसमें से एक यूजर होता है मेरे पास सबसे पहले, कौन सा, सिस्टम एनालिस्ट। एक ऐसा आदमी जो डीप स्टडी करता है या जो फिजिबिलिटी स्टडी करता है, उसको हमने क्या नाम दिया, सिस्टम एनालिस्ट का नाम दिया। मैंने कहा एक पोस्ट होती है, एक इंसान ऐसा होता है जो कि हमारा कहलाता है सिस्टम डिजाइनर। एक इंसान हमारे पास ऐसा होता है जो कि हमारा कहलाया जाता है, दैट इज सिस्टम प्रोग्रामर। सिस्टम प्रोग्रामर एक आदमी है जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, डीबीए का नाम दिया, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का नाम दिया। और एक और आदमी होता है जिसको टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, एंड यूजर्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ये पांचों नाम बेटा आप नोट कर लीजिए। एक का नाम है सिस्टम एनालिस्ट, एक का नाम है सिस्टम डिजाइनर, एक का नाम है सिस्टम प्रोग्रामर, एक का नाम है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और एक का नाम है एंड यूजर। जैसे आपके सीए लाइन में होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, क्लर्क होते हैं, अकाउंट ऑफिसर होता है, अकाउंट मैनेजर होता है, फाइनेंस मैनेजर होता है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, बीओडी होता है, जनरल मैनेजर होता है, एमडी होता है। ये बड़े तरह के लोग आपके पास होते हैं। उसी तरीके से आईटी के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर टेक्निकली 5 तरह के लोग होते हैं, जिसमें एक का नाम है सिस्टम एनालिस्ट, एक का नाम है सिस्टम डिजाइनर, एक का नाम है सिस्टम प्रोग्रामर, एक का नाम है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और एक का नाम है एंड यूजर। ये हमारे पास मल्टीपल तरह के लोग होते हैं, मल्टीपल तरह के लोग होते हैं जो कि आईटी को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है हमारे पास, मैंने कहा एनालिस्ट का मतलब वो होता है जो बंदा एनालिसिस करे, जो भैया हमारे पास क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। एनालिसिस का मतलब यहाँ पे क्या था, जो इंसान डीप स्टडी करेगा उसको टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, सिस्टम एनालिस्ट का नाम दिया। और सिस्टम एनालिस्ट वो इंसान होता है जो कायदे से एक तरह से क्या करता है, फिजिबिलिटी स्टडीज करता है, पॉसिबिलिटी को स्टडी करता है। फिजिबिलिटी स्टडी कितने तरह की होती है हमारे पास, 9 तरह की होती है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, टॉप क्लास की हमारे पास क्या पढ़ी है, एफआरएस पढ़ी है, जिसका जो इकोनॉमिकल है, लीगल है, जिसका बिहेवियर हमारे पास अच्छा है। टी मतलब टेक्निकल हो गया, ऑपरेशनल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, फाइनेंस हो गया, रिसोर्स हो गया, शेड्यूल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, लीगल हो गया और बिहेवियरल हो गया। तो ये हमारे पास आपकी 9 तरह की फिजिबिलिटी है। तो जो इंसान 9 तरह की फिजिबिलिटी को स्टडी करेगा, जो डीप स्टडी करेगा, उसको हमने क्या नाम दिया, सिस्टम एनालिस्ट का नाम दिया है। और आईटी की लाइन में ये सबसे टॉप क्लास का एम्प्लॉई होता है, सबसे एजुकेटेड एम्प्लॉई होता है, सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाला इंसान होता है बेटा, सबसे अमीर आदमी होता है, जिसको हमने क्या नाम दिया, सिस्टम एनालिस्ट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, सिस्टम एनालिस्ट ये स्टडी करेगा। प्रपोज मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे न्यू सिस्टम की, जो भी न्यू सिस्टम, जो भी नया इंफॉर्मेशन सिस्टम हम ऑर्गेनाइजेशन में लगाने वाले हैं, क्या वो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ एप्लीकेबल है कि नहीं है। मान लो आज से पहले आपके पास ना छोटा सा नेटवर्क था, आपके पास एक बड़ा सा कंप्यूटर था और साथ में आप लोगों ने 5-6 कंप्यूटर्स यहाँ पे लगा रखे थे बस। ठीक है, तो ये छोटी सी नेटवर्किंग थी, तार वाली नेटवर्किंग थी। और आप सभी ने पढ़ा होगा आईपीसी के अंदर कि इस तार वाली नेटवर्किंग को हम लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। यानी आपके पास एक सर्वर था, बड़ा सा कंप्यूटर था सर्वर, ये सर्वर हो गया, और ये छोटे वाले कंप्यूटर हैं जिसको टेक्निकली हमने नोड का नाम दिया, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब लगा हुआ है। अब आप लैन से बल्कि कहाँ जाना चाहते हैं, वैन में जाना चाहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क में जाना चाहते हैं। यानी आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम में भी कंप्यूटर सिस्टम हुआ करता था, और अब आप किस में जाना चाहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क में जाना चाहते हैं। अब वाइड एरिया नेटवर्क में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये जो सर्वर हैं, ये जो तारे हैं, ये जो नोड हैं, इनके साथ जो नेटवर्क इंटरफेस का कार्ड लगा हुआ है, क्या वो हमारे
प्रपोज सिस्टम न्यू सिस्टम में काम आएगा, पिछला पुराना हार्डवेयर क्या हमारे नए सिस्टम में काम आएगा या नहीं आएगा, उस बात को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और कौन सा आदमी स्टडी करेगा, कोई सीए स्टडी नहीं करेगा, एक स्पेशल तरह का आदमी स्टडी करेगा जिसका नाम है सिस्टम एनालिस्ट, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम को एनालाइज करे। ऐसे व्यक्ति को हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिस्ट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी किसके बारे में, रिगार्डिंग आपके इस टेक्निकल फिजिबिलिटी के बारे में। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी में मल्टीपल तरह के इश्यूज हैं जो कि सिस्टम एनालिस्ट नाम का आदमी स्टडी करेगा। कह रहा है क्या बाजार में टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, हाँ पता चले वो टेक्नोलॉजी हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, अमेरिका में है। हम कुछ ऐसा हाई फाई के बारे में सोच रहे हैं, है ना। मोबाइल फ़ोन की जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका में पहले आई थी, हिंदुस्तान में बाद में आई थी। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि जिस टेक्नोलॉजी का मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, क्या वो टेक्नोलॉजी मेरे हिंदुस्तान में सर्वाइव करती है या बाज़ार में सर्वाइव करती है या नहीं करती है। ठीक है जी। जो हमारे एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स है, मान लो जो मेरा सर्वर है, क्या उसके अंदर क्षमता है कि वो नए सिस्टम को मैनेज कर सके। ये बड़ा बीच में जो सेंटर वाला कंप्यूटर है इसको हमने क्या नाम दिया, सर्वर का नाम दिया। क्या इसमें इतनी ताकत है कि वो अपने आप को नए वाले इन्वायरमेंट में कुछ हद तक एडजस्ट कर सके, वो हम स्टडी करना चाहते हैं। अच्छा, आखिरकार जो हम नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसमें कुल मिला के कितने यूजर्स होंगे। मान लो मैं कहता हूँ मेरे को 50 लोगों का कंप्यूटर्स का सेटअप बनाना है या 500 लोगों का सेटअप बनाना है, तो नंबर ऑफ यूजर्स हमें डिसाइड करना पड़ेगा। क्या वो सारे एक ही कमरे के अंदर 500 के 500 बंदे बैठे होंगे, या कोई दिल्ली में बैठा, कोई मद्रास में बैठा, कोई चाइना में बैठा, कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, उनकी लोकेशन क्या रहेगी, वो सारी बातें हमें स्टडी करना पड़ेगा। फ्यूचर में क्या सिस्टम को एक्सपैंड करा जा सकता है, उसको इंक्रीज करा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, नहीं जा सकता। आपको हमेशा ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो कि आपका बढ़ सके, है ना। एप्पल वाला कहता है जी मेरे पास तो एक ऐसा फ़ोन है जिसकी जो इंटरनल मेमोरी है वो 64 GB की है। अब बताओ 64 GB से 128 GB में जाना है तो हमें फ़ोन को उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा। हमारे पास वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। या गधों की तरह एप्पल का सारा डेटा अपना ट्रांसफ़र करो किसी लैपटॉप के अंदर, फिर उसकी मेमोरी को खाली करो, फिर आप इस्तेमाल करिए। तो यानी इसमें एक्सपेंशन है ही नहीं हमारे पास। यही अगर मैं एंड्रॉयड की बात करता हूँ, एंड्रॉयड में अगर आप 16 GB वाला फ़ोन भी ले लेंगे तो भी वो आपको करके कहता है एक्सपेंडेबल हूँ भाई, 256 GB तक एक्सपेंडेबल हूँ। यानी कल को आप अपना मेमोरी कार्ड डालिए, अपना मेमोरी का साइज बढ़ा दीजिए। तो मेरे ख्याल से तो एंड्रॉयड वाले फ़ोन्स के अंदर ये जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा बढ़िया है, मेरे ख्याल से एप्पल से ज़्यादा बढ़िया है। मैं ये नहीं कह रहा एप्पल घटिया है या आपका सैमसंग बढ़िया है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार एक्सपेंशन वाली नौबत आनी चाहिए कि कल को अगर हमें फ्यूचर में एक्सपैंड करना पड़े तो हमें हल्का फुल्का खर्चा करना पड़े। ये नहीं कि पूरे गधों की तरह पूरा फ़ोन सिस्टम ही उठा के आप लोगों ने बाहर फेंक दिया। ठीक है, जो भी आप नया सिस्टम लॉन्च करने वाले हैं, जो भी आप हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्या वो रिलायबल है, क्या आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, क्या आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या उसके अंदर जो आंसर मिलेगा वो एक्यूरेट है। लेवल ऑफ एक्यूरेसी कंप्यूटराइज सिस्टम में क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। एटीएम सिस्टम में एक्यूरेसी का लेवल कम होता है, ज्यादा होता है, बहुत हाई होता है भैया। कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आपने 5000 रुपये निकाले उसने 6000 रुपये माइनस कर दिए हों। अगर आपने 5000 रुपये निकाले तो उसने 5000 ही माइनस करे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक्यूरेसी का लेवल भी हमारे पास काफ़ी हाई होना चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, कह रहा है जो काम आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, डेली रूटीन टास्क, जो काम आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, क्या वो एफिशिएंटली हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी वाला काम में टाइम वेस्टेज तो नहीं हो रहा, ये बात भी हमें यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। तो बेटा ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। क्या बाजार में टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, क्या पुराने वाले इक्विपमेंट्स के अंदर क्षमता है नई टेक्नोलॉजी में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। नंबर ऑफ यूजर्स कितने तरह के होंगे हमारे पास, किस किस लोकेशन में हमारे पास ऑफिस होंगे। लोकेशन से क्या मतलब है, क्या एक ही कमरे में सारा सेटअप बना हुआ है या मेरा जोग्राफिकल एरिया डिफरेंट जगहों पे है। ठीक है, जैसे आप एटीएम सिस्टम की बात करते हैं, अब एटीएम सिस्टम एक जगह पे तो नहीं है, वो तो पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो वहाँ पे जोग्राफिकल एरिया आपका काफ़ी वास्ट है। क्या फ्यूचर में आप सिस्टम को एक्सपैंड कर सकते हैं। कल को आप लैपटॉप परचेज करते हैं तो आप पूछा करो कि रैम कितनी एक्सपेंडेबल है। ठीक है, वो कहे कि यार रैम एक्सपैंड नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली ऐसा लैपटॉप लेने की जरूरत ही नहीं है। जहां पर आपको एक्सपेंशन करने की क्षमता मिल रही है वो लीजिए आप। क्या जो आपने सिस्टम फॉलो करा है वो एक्यूरेट काम कर रहा है, क्या उस पर विश्वास कर सकते हैं। क्या रोजमर्रा के जो डेली रूटीन टास्क हैं उसमें काम करना आसान है या मुश्किल है, ये सारी बातें आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास आपकी टेक्निकल फिजिबिलिटी के बारे में जानकारी है। अभी हमने यहाँ पे क्या बोला कि जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे हार्डवेयर का भी इस्तेमाल होता है, सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल होता है और नेटवर्क का भी इस्तेमाल होता है। यानी यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है।
तो ये कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें बताए जा रहे हैं कि यार आपको टेक्निकल फिजिबिलिटी में किन किन बातों के बारे में स्टडी करना है। यहाँ पर आपका आईपीसीसी का लेवल का नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपको टॉपिक समझ में आ पाएंगे। क्योंकि एक एक टॉपिक को अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो मेरे को कई सारे घंटे लग जाएंगे, काफ़ी सारे आवर्स लग जाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा समझाना आप। तो इसलिए मैं आपको हल्का हल्का हिंट दूंगा, लेमैन भाषा में हिंट दूंगा। पता नहीं आप लोगों ने आईटी कितना अच्छा पढ़ा हुआ, कितना अच्छा नहीं पढ़ा हुआ, इसके बारे में मेरे को बिल्कुल ज्ञान नहीं है। पर अगर मैं एक एक टॉपिक को खुल के बताऊंगा तो इसमें मेरे को काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करना पड़ जाएगा, जो मेरे ख्याल से आपके इसका के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो और भी कुछ हमें टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर बातें स्टडी करनी है। जैसे सबसे पहली बात मेरे पास यहाँ पे कौन सी आ रही है? पहली बात मेरे पास यहाँ पे आ रही है कि यार हमें नेटवर्क कैसा चाहिए। नेटवर्क का मतलब समझते हैं आप? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। जब आप कंप्यूटर्स को इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है, जैसे बड़ा वाला कंप्यूटर हो गया, इसको सर्वर कहते हैं, छोटे वाले को नोड कहते हैं। जब आप ऐसा इन्वायरमेंट इकट्ठा करते हैं उसको हम नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क का मतलब यहाँ पे क्या होता है? मकड़ी का जाला। यहाँ पे मकड़ी का जाला नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर का जाला है। यहाँ पे कंप्यूटर का जाल बिछा रखा है, उसको हमने नेटवर्क का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अब कह रहा है भाई नेटवर्क कितने तरह के होते हैं? हमने कहा 3 तरह के होते हैं, जिसमें एक का नाम मेरे पास सेंट्रलाइज्ड आ गया, एक का नाम मेरे पास डिसेंट्रलाइज्ड आ गया, और एक का नाम मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेड आ गया। अगर सारा का सारा काम बेटा सर्वर करता है, कान खोल के सुनना, अगर सारा का सारा काम सर्वर करता है, सर्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो ऐसे वाले सिस्टम को हमने क्या नाम दिया? सेंट्रलाइज का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अगर सारा का सारा काम सर्वर करता है, सर्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो उसको सेंट्रलाइज का नाम दिया है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका रेलवेज। रेलवेज के अंदर क्या होता है? जब भी आप टिकट को बुक करवाने की बात करते हैं या कैंसलेशन की बात करते हैं तो रिक्वेस्ट हमेशा सर्वर के पास जाती है। सर्वर उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, परमिशन देता है कि क्या इतना टिकट्स इशू हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया? सीधा सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट का नाम दे दिया। ऐसे ही मेरे पास क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट से मेरा यहाँ पे क्या मतलब होता है? जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसकी शक्ल भी ऐसे ही होती है कि बीच में बड़ा वाला कंप्यूटर होता है जिसको सर्वर कहते हैं, और साइड में छोटे वाले कंप्यूटर होते हैं जिसको नोड कहते हैं। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटेड का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड नाम का एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड नाम का एनवायरनमेंट है, इसमें खास बात क्या आ रही है? इसमें खास बात ये आ रही है कि आधा काम हमारा नोड कर लेगा और आधा काम मेरे पास कौन कर लेगा? मेरा सर्वर कर लेगा। तो आधा काम नोड करेगा, आधा काम सर्वर करेगा, तो काम का बंटवारा हो गया। और इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? इसको हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। और बैंकिंग सिस्टम में इस तरह का माहौल देखा जाता है जहाँ पे आधा काम, कुछ काम एटीएम मशीन कर लेती है, कुछ काम आपके सर्वर्स कर लेते हैं। इसको डिसेंट्रलाइज सिस्टम का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। सॉरी, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटेड का, ये काट लेना बेटा, गलती होगी मेरी, जुबान फिसल गई। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटेड का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अगली चीज हमारे पास क्या होता है? डिसेंट्रलाइज से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है? डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि जहाँ पे मेरे पास सर्वर ही नहीं होता यार, ऐसा नेटवर्क जहाँ पे सर्वर नहीं होता, उसको डिसेंट्रलाइज का नाम दिया हुआ है। जैसे ये मेरे पास रिंग नेटवर्क हो गया, यहाँ पे कोई भी, ये सारे छोटे छोटे कंप्यूटर्स हैं, कोई भी कंप्यूटर बीच में आके नहीं बैठा हुआ, बीच में नहीं खड़ा हुआ। इसको टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया? डिसेंट्रलाइज का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो फाइनली महसूस करने वाली बात यह है कि जब आप अपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने के बारे में सोचेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम का नेटवर्क बनाना है। क्या मेरा नेटवर्क सेंट्रलाइज होना चाहिए? क्या मेरा नेटवर्क डिसेंट्रलाइज होना चाहिए? क्या मेरा नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए? इस तरह की बातें आपको यहाँ पे सोचनी पड़ेंगी। तो एक और पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया जिसका नाम है टेक्निकल फीजिबिलिटी में कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग क्या होती है, नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, डेटा स्टोरेज मीडियम क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल्स क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेशंस क्या है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये सारी बातें आपको डिस्कस करनी होती है। चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ रट्टा मार लेना बेटा, पर वो चीज़ हमारे अंदर नहीं है, ऐसा घटियापन हम नहीं दिखाएंगे। तो समझाएंगे आपको, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, थोड़ा थोड़ा जानकारी देंगे। जैसे मैंने आपको सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, डिस्ट्रीब्यूट के बारे में जानकारी दिया है। पर अगर आपको कई बार लगता है कि यार थोड़ा सा और ज्ञान की ज़रूरत है, तो आप चाहें तो इस नंबर पे 98182 पे 66987 पे कॉल कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए कोई इंक्वायरी आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप में सवाल भेजिए, मैं आपको वॉइस की फॉर्म में मैसेज भेज दूंगा। ठीक है, कॉल करने का कष्ट मत करिए, व्हाट्सएप इज़ द बेस्ट वे टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। और जैसे ही मेरे को अपना कन्वीनियंस लगेगा, मेरे को कंफर्ट जोन लगेगा, मैं उस हिसाब से आपको आंसर दे दूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि
बाकी सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं और कैसे टेक्निकल फिजिबिलिटी में हमें हेल्प करती हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी का टॉपिक सबसे खतरनाक है अपने में, सबसे टेक्निकल है हमारे पास, काफ़ी वास्ट है, इस पर थोड़ा समय लगाना पड़ता है, थोड़ा सा आपकी रिफ्रेशमेंट हो जाती है आईटी के कॉन्सेप्ट्स को लेकर। तो अभी मैंने केवल कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में जानकारी दी है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बाकी की चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। राइट एवरीबॉडी, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिए ताकि उनका भी भला हो, आपका भी भला हो सके। और लाइक करना कंपल्सरी नहीं है, पर लाइक करने से थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिलता है। देखता हूँ कहीं काफ़ी सारे व्यूज़ होते हैं, बच्चे को लाइक्स नहीं करते। मेरे को पता है, मैंने काफ़ी सारा यूट्यूब स्टडी करा हुआ है, 1-1 करोड़ लाइक व्यूज़ होते हैं और लाइक करते हैं 2 बंदे, 4 बंदे, 6 बंदे। काफ़ी सारे बच्चों को तो लाइक के बारे में सिस्टम पता नहीं होता, पर थोड़ा सा मेरे को बीइंग अ टीचर जिनको पता है वो तो एटलीस्ट कर दीजिए करे, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। जितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा उतने ज़्यादा लेक्चर मैं फास्ट आपके लिए अपलोड कर पाऊँगा। जितना मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मेरी भी स्पीड लेक्चर्स को अपलोड करने की स्लो हो जाएगी। तो आपके हाथ में मेरा मोटिवेशन है, मेरा कंट्रोल स्टेशन है, तो कोशिश करिए उसकी स्पीड अप करिए, बढ़ा के रखिए। ठीक है जी। किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी आती है, कोई डाउट होता है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करिए, राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और अगर आपको सब्सक्राइब करना नहीं आता, अपने फ्रेंड से बोलिए, आपको सिखा देगा। सब्सक्रिप्शन में बेनिफिट रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लेक्चर राइट टाइम पर मिले तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। लेक्चर नंबर 3 में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे।